चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइए। फिर आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बहुत बढ़िया से डिस्कस कराया जाएगा और बहुत अच्छे तरह से आज क्रैश कोर्स के डे 3 को हम और आप मिलके बनाया जाएगा। कैसे हैं बच्चों आप सभी? एक बार सारे बच्चे कमेंट में एक बार यस लिख के बता दीजिए। फिर आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बहुत बढ़िया। तो आज है क्रैश कोर्स का डे 3 और डे 3 में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वाकई में अपने एग्जाम्स की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस क्रैश कोर्स का हिस्सा जरूर बनिए। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको सुबह में 8 बजे के आसपास, हालांकि मैं 10 बजे वीडियो डालने वाला था लेकिन गलती से वो पब्लिक हो गया, कि पॉलिटेक्निक की तैयारी मात्र 10 दिनों में कैसे करें। आपने वो वीडियो देखा या नहीं देखा? आप मुझे कमेंट में बताइए। और देखा तो कैसा लगा, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और मैंने कहा कि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा तेजी से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 3y² + y² - 19y + 6 को अगर y - 3 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल आपका कितना प्राप्त होगा? जरा जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स इसका करेक्ट जवाब दे पा रहे हैं। वीडियो देखा सर, मजा आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्वाति ने अभी नहीं देखा, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों करते क्या हैं कि ये y - 3 से विभाजित हो तो y - 3 = 0, तो y = 3 आ गया। अब इसी y = 3 को उठा के इस समीकरण में रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 19 57 और प्लस 6। आप इसको फिर से गुणा करिए तो 7 × 21 के 1 हासिल 2, 3 × 6 2 8, 81 प्लस 9 माइनस 57 और प्लस 6, 81 6 87, 87 3, 90 6 96, 96 माइनस 57 कितना आ जाएगा आंसर? 96 में से 57 जाएगा, 9 7 16 और 8 में से 5 गया 3, 39। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। स्वाति का, जुबैर का, काजल का, इन सभी बच्चों का, नीशु कुमारी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट अंदाज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि x² - y² - z² + 2yz + x + y - z के गुणनखंड क्या होंगे? जरा जल्दी से बताइए आंसर। मैं देखना चाहता हूं कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देता है। जल्दी बताइए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पे आप इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का। तो x² और बच्चों ये माइनस वाला माइनस कॉमन ले लेंगे अगर इतनी दूरी तक, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x - z का या x + z का होल स्क्वायर के रूप में ये दिख रहा है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y² + z² और -2yz और फिर +x + y +x + y और -z। तो हमने ज्यों का त्यों इसको लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये a², मैं लेजर पॉइंट ले लेता हूं, ये a² और -b² के रूप में है। ये किसके रूप में है बच्चों? a²
और माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर फिर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अच्छा, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़िए, तो ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, और प्लस के साथ एक्स प्लस वाई माइनस जेड है। दोनों में से एक पद ये हो गया बच्चों और एक पद ये हो गया। इन दोनों पदों में से आप कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों पदों में आपका क्या कॉमन है, x प्लस वाई माइनस जेड। तो बचा क्या, बचा आपका x माइनस वाई प्लस जेड और प्लस 1। तो इस प्रकार से x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 और x प्लस वाई माइनस जेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को और तेज सॉल्व कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा धीरे सॉल्व किया ताकि आपको समझ आए। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए एक्सेस एक्स टू द पावर 8 प्लस के एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। क्लियर नहीं दिख रहा है सर? क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार क्वालिटी आप अपना 360 पिक्सल कर लीजिए या 480 पिक्सल कर लीजिए। अमृता गुप्ता, आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे क्वालिटी बढ़ाया जाता है ना यूट्यूब पे, वैसे ही आप भी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जब भी इस तरीके का चीज दिया है कि इससे गुणनखंड है या इससे विभाजित है, तो जो दिया जाता है x प्लस 1 उसके बराबर में 0 लिख देते हैं, तो x बराबर माइनस 1। यानी कि x बराबर माइनस 1 को इस फॉर्मूला में, इस पूरे समीकरण में पुट करिए। तो पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 8, माइनस 1 की पावर कोई भी सम संख्या होती है प्लस 1 उसका आंसर होता है, प्लस k इंटू माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो अगर माइनस 1 की घात विषम होती है तो उसका मान माइनस 1 होता है, और माइनस 2 गुणे माइनस 1 और प्लस 1। तो आप यहां से देखेंगे 1 माइनस के और प्लस 2 और प्लस 1 बराबर 0। तो 2 1 3 1 4, 4 माइनस के बराबर 0। तो के बराबर बच्चों कितना आ गया, 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जा रहा है। सर 240 में भी सही दिखाई दे रहा है, देखिए 240 पिक्सल में भी ठीक दिखाई दे रहा है, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। समझ आ रहा है बच्चों, बहुत ही आसानी से। और देखिए मैं क्रैश कोर्स देखिए स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या था कि आप रियल में वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। क्योंकि होता क्या है, हम सभी आपको जो धुरंधर बैच में पढ़ाए हैं वो सिखाए हैं चीजों को, तो इसलिए उसको बड़ा बड़ा में मैंने पूरा सॉल्व किया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को अब जो तैयारी आपकी कराई जा रही है वो ऐसी कराई जा रही है ताकि आप आसानी से उस चीज को सॉर्ट आउट कर सके, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से और छोटे जगह में। तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पे है। यदि x प्लस वाई बराबर 12 है, x इंटू वाई बराबर 32 है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का मान क्या होगा? जल्दी बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों का करेक्ट जवाब आ रहा है। जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग सुनील। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चों का डी आंसर आ रहा है। बच्चों देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा और ऊपर में एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मान 12 है, एक्स वाई का मान 32 है। सॉल्व करिए, 4 3 12, 4 8 32, 3/8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका मन है अंकित, अगर आपको मुंह जबानी याद आ जा रहा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप मन में ही बना ले रहे हैं, तो सॉल्व मत करिए। उसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है? जो लगता है कि बिना सॉल्व किए गलती हो सकता है मन में, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है कि समीकरण x माइनस 2/x
और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2 प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर का हल कितना होगा? जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बताइए आंसर, इसका आंसर कितना होगा? तो आप सिंपली इस बात का ध्यान रखें कि देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखिएगा जरा, ये a माइनस बी के रूप में है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो कहीं ना कहीं ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे सेट कर रहा है। a का मान बच्चों x है और b का मान 2 बटा x है, तो a का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा और 2 बटा x का क्यूब करेंगे तो ये 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 8 बटा एक्स क्यूब, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए, समझिए और आंसर बताइए कि समीकरण x 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 का गुणनखंड क्या है? इसका आपको गुणनखंड बताना है। कौन बताएगा? इसका गुणनखंड कौन बताएगा? शेषफल प्रमेय से जो हो जाएगा बच्चों सॉल्व। तो ये क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पे देता हूं। शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और नहीं भी होता है तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गुणनखंड इस टाइप का शायद ही पूछता है। ठीक है, तो इस बात का भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथमेटिक्स का आपका पार्ट होता है समाप्त। इसके अलावा सरलीकरण चैप्टर बच्चों मैंने उसको स्किप कर दिया है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि सरलीकरण से अभी रिसेंटली मैंने देखा चैप्टर में, तो चैप्टर में एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं मेंशन है कि वो सरलीकरण से पूछा गया है। तो सरलीकरण आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने धुरंधर बैच में उसको पढ़ा रखा है सरलीकरण को, बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट। ये प्राइवेट लाइव क्लास है आलोक, और प्राइवेट लाइव क्लास में भी मान लीजिए 190 बच्चों का लगभग एडमिशन हुआ है, बाकी सब सो रहे हैं। ठीक है, इस बात का आप याद रखेंगे, तो उनको सोने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आइए अब फिजिक्स वाले पार्ट पे। आई थिंक मैथमेटिक्स खत्म हो गया कि है ये टाइपिस्ट की गलती है, इधर उधर स्लाइड लगाते रहते हैं। सो मैथमेटिक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। x टू द पावर 4 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस वाई जेड क्यूब, इसका मान क्या होगा? जरा जल्दी से बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया, सिंपल है बच्चों, बस कॉमन मिल जाएगा। आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, आप देखिए कि कॉमन क्या मिल रहा है आपको। सर बिहार बोर्ड पॉलिटेक्निक का एग्जाम कब होगा?
इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, मान के चलिए जून के लास्ट वीक तक। अरे नहीं किम जोन, दबा के वीडियो को शेयर नहीं करना है, प्राइवेट क्लास है, घाटा आपका ही होगा। और एक बार अगर गड़बड़ा गए और ग्रुप से बाहर निकल गए तो फिर आपको जोड़ा नहीं जाएगा, ये समझ जाइए। ठीक है ठीक है किम जोन। तो चलिए बच्चों देखिए, एक्स क्यूब वाले को एक साथ रखिए, यानी इसको और इसको एक साथ। क्लियर है बच्चा? वाई क्यूब वाले को एक साथ रखिए, यानी इसको और इसको एक साथ। सॉरी, वाई क्यूब वाला कहाँ है, ढूंढिए। वाई वाले को वाई वाले के साथ रखिए, वाई टू द पावर 4 को वाई क्यूब वाले के साथ रखिए। ठीक है, और जेड क्यूब को किसके साथ रखना है, बोलिए? तो जेड क्यूब को आपको वाई जेड क्यूब के साथ रखना है। ठीक है, इसके साथ। तो आइए अब हम करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो देखिए, एक बार हम पहले सजा लें। तो सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई। ठीक है, प्लस वाई एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4 और प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस एक्स जेड क्यूब और प्लस वाई जेड क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब। अब आप कॉमन लीजिए, यहां से बच्चों आप एक्स क्यूब कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। यहां से आप वाई क्यूब कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और यहां से आप जेड क्यूब कॉमन लीजिए, तो एक्स प्लस वाई। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब जैसे ही देखिए, सब में जो है वो एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई कॉमन निकालेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। सवाल सॉल्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सर कब टेस्ट लेते हैं पता ही नहीं चलता है, लवली। अरे संडे को टेस्ट होता है सुबह 9 बजे, कृष्ण गुप्ता, धुरंधर बैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि x टू द पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो p और q का मान बताइए। जल्दी से p और q का मान बताइए। तो सिंपल है बच्चों, इसको भी होमवर्क दे दूं क्या? इस वाले समीकरण का गुणनखंड कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए, और उसी x के मान को इस वाले समीकरण में पुट कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। समझ रहे हैं बात मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हैं तो बताइए एक बार, और सॉल्व करके फटाफट इसका आंसर दीजिए। आपको क्या करना है, पहले उसको सॉल्व करिए और x का मान निकालिए। ठीक है, x के 2 मान निकल के आएंगे, तो 2 मान निकल के आएंगे तो दोनों मान को अलग अलग उस समीकरण में रखिए। दोनों मान को अलग अलग समीकरण में रखेंगे तो 2 समीकरण p और q के रूप में बनेगा। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो p और q का मान निकल के आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, p का मान 5 और q का मान 4 आया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको भी मैं HW के तौर पे आपको देता हूं, सॉल्व करिएगा। नहीं समझ आए तो धुरंधर बैच में पढ़ा दिया गया है चीजें। कैसे शो नहीं होता है कृष्ण गुप्ता? धुरंधर बैच में जुड़े हैं ना? धुरंधर बैच के ग्रुप में जुड़े हैं कि क्रैश कोर्स के ग्रुप में जुड़े हैं, ये बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों देता हूं, देखें अभी कुछ मैथ का बचा नहीं ना है। मैथ खत्म बच्चों, मैथ का खेल खत्म। बात आती है फिजिक्स की।
आज मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जरा जल्दी से आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन मोशन चैप्टर का आपके स्क्रीन पे है कि पिंड का त्वरण शून्य कब होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ किसके समांतर हो या किसके लंबवत हो। जब एंड होता है तब हमारे में से होता है। तो आप नेट को ऑन नहीं रखते, पहली बात। दूसरी बात, 9 बजे आप ग्रुप में नहीं आते। तीसरी बात, आप सोए रहते हैं। चौथी बात, आप मोबाइल कम यूज करते हैं। पांचवी बात, आप खाने खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये पांचों फैक्टर ही आपको लेट से दिखाता है। सो इसलिए आपका टेस्ट लेट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पिंड का त्वरण कब शून्य होगा? बिल्कुल सही बताया, जब समय अक्ष के समांतर चाल समय ग्राफ होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल समय ग्राफ के ढलान से हम क्या ज्ञात करते हैं? चाल समय ग्राफ के ढलान से हम क्या ज्ञात करते हैं? बिल्कुल सही बताया, पिंड का त्वरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। दो वस्तुओं जिनकी ऊंचाई h1 और h2 है, दो वस्तुएं h1 और h2 दो ऊंचाइयों से छोड़ी जाती है, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समयों का अनुपात कितना होगा? t1 बटा t2 का मान पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, h बराबर ut प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि जब वो एक साथ छोड़ी जाती है तो शुरू में उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो प्रारंभिक वेग u का मान जब 0 होगा तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा? h1 बराबर हाफ जी t1 स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे वस्तु के लिए h2 बराबर हाफ जी t2 स्क्वायर। तो जब दोनों का अनुपात लेंगे तो h1 बटा h2 बराबर कितना हो जाएगा? हाफ जी t1 स्क्वायर और बटे में हाफ जी t2 स्क्वायर। हाफ जी से हाफ जी कट गया, t1 स्क्वायर बटे t2 स्क्वायर। h1 बटा h2 बराबर t1 स्क्वायर बटा t2 स्क्वायर। तो समयों का अनुपात पूछ रहा है, तो t1 बटा t2 बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में h1 बटा h2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब आया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या है वो क्वेश्चन? कि आपके जो भी दोस्त पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं उनको कहिए कि इस नंबर पे कॉल करें और जल्द से जल्द क्रैश कोर्स में जुड़ें, क्योंकि सबसे धमाकेदार तैयारी चल रही है। तो आप अपने दोस्त को जरूर सपोर्ट करिए। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो अच्छी सलाह दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम कौन सी गति कहते हैं बच्चों? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम कौन सी गति कहते हैं? तमाम स्टूडेंट्स आंसर बताइए जल्दी से। इस प्रश्न का डी आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, एक समान गति। नाम से ही स्पष्ट है, एक समान गति मतलब क्या? समान समयांतराल में अगर समान दूरी हम तय करेंगे तो ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए बात न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में ज्यादातर आजकल पूछा जा रहा है 2-3 सालों से, तो इनकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। और गति चैप्टर के ऑफलाइन बैच पे
ऑफलाइन बैच में सारा न्यूमेरिकल्स मैंने कराया है, तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जब कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो क्वेश्चन पढ़िए और गिवन दैट वाला चीज लिखिए। गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब बच्चों u बराबर 0। और यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड हो, यानी a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड हो, सेकेंड स्क्वायर हो, तो 10वें सेकेंड में t बराबर 10वें सेकेंड में चली गई दूरी। एक फॉर्मूला बच्चों होता है टीवें सेकेंड में चली गई दूरी, याद है वो फॉर्मूला? s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। तो s बराबर u का मान 0 प्लस हाफ इंटू a और 2t यानी 2 गुणे 10 और माइनस 1। सॉल्व करिए क्वेश्चन, तो s बराबर ये हो जाएगा 1/2 गुणे 10 और गुणे 19। 2 पचे 10, 19 पचे 95। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है क्वेश्चन कितना आसान है? देखा बच्चों आपने? अरे देखा कि नहीं देखा? देखा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे देता हूं, इसे सॉल्व आपको करना है। एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। विराम अवस्था में आने में लगने वाला समय कितना होगा? जल्दी बताइए, तब तक मैं पानी पी लूं। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया मैक्सिमम बच्चों ने। और क्या बताया देखना बड़ा दिलचस्प है। कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है। अब इसी में हो गया घमासान। अब किसका बात मैं मानूं, डी वालों का या बी वालों का? आप ही बता दीजिए। तो आइए देखते हैं किसके बात मानने पड़ेंगे। एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है और ब्रेक लगाने पर वो इतना दूरी पे जाकर रुक जाती है, यानी u बराबर 11 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और s बराबर 121 मीटर दिया गया है और जाकर रुक जाती है, यानी v बराबर 0 हो गया। तो विराम अवस्था में आने में लगने वाला समय कितना होगा? समय का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों कि हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें गति का तीसरा समीकरण पता है। क्या पता है भाई? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2as, पता है ना? तो इसी को लगाइए, 0 बराबर u स्क्वायर करेंगे तो 121 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू एस का मान 121 है। तो यहाँ पे 121 का स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा, a का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 121 गुणे 121 और बटे में 2 गुणे 121, काट देंगे, कट गया। 121 को 2 से काटेंगे, कुछ गड़बड़ा रहा है बच्चों। कैलकुलेशन में कहां गड़बड़ हो रहा है देखिए तो। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हो गई।
और वो कहाँ गड़बड़ी हो गई। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। यू स्क्वायर का मान हमने नहीं रखा तो 121 थोड़ी है यू का मान। देखिए मैं कह तो रहा हूं वही वाला बात, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है सर। आपका v का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए। u का मान 11 है ना कि 121, तो 11 का स्क्वायर अब करेंगे और प्लस 2 गुणे a का मान निकालना है और s का मान 121 है। तो अब बच्चों यहां से a का मान अगर आप निकालेंगे तो 11 गुणे 11, 11 का स्क्वायर और बटे में 2 गुणे 121। 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 11 में 121, 121 से 121 कट गया और ये चूंकि माइनस में आ जाएगा, ये वाला 11 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो अब 121 से 121 कट गया तो बचा कितना, -1 बटा 2। तो a का मान आपका निकल गया, त्वरण का मान -1 बटा 2। तो समय आपको निकालना है, तो समय के लिए कौन सा, v बराबर u प्लस at वाला फॉर्मूला गति के प्रथम समीकरण से आप जानते हैं। v का मान अगेन 0 बराबर a का मान 11 और प्लस a का मान निकालना है, a का मान निकालना नहीं है पता है, -1 बटा 2 और गुणे t का मान आपको निकालना है। तो इधर लेके आएंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 1 t बटा 2 बराबर 11, तो t बराबर 22। तो 22 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा जल्दी से इसको सॉल्व करिए और निपटाइए फटाफट से। तो बच्चों मन के सच्चों, किधर गया भाई, कर्सर कहाँ गया। बच्चों मन के सच्चों, कर्सर काम नहीं कर रहा है, अब पता ना क्यों काम नहीं कर रहा है। तो देखूं एक बार जरा, करने लगा। आपसे डर जाता है बच्चों कभी कभी कर्सर भी, समझ रहे बात। किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। मतलब 200 मीटर ऊंचा एक मीनार है और उसकी एकदम शिखर से, उसकी चोटी से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल कितनी होगी। मतलब जब वो पत्थर पृथ्वी से टकराएगा तो इसकी चाल कितनी होगी। पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमेशा इसकी ध्यान रखेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बच्चों बताइए, और नहीं बताएंगे तो वो भी बताइए ताकि मैं आपको आंसर बता सकूं और क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करा सकूं। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, सिंपल चीज है, आपको बस याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। आप एक बार जरा नोट करिए, ठीक है। आपको दिया गया है ऊंचाई मीनार की 200 मीटर, ठीक है, और पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उसको फेंका जा रहा है। किसको, पत्थर को। तो जब पत्थर को ऊपर की ओर बच्चों फेंका जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा आप बताइए मुझे।
अरे बोलते नहीं हैं। जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो u का मान नेगेटिव लेंगे, तो u का मान आपका 60 आपने ले लिया है। u का मान 60 नहीं, -20 ले लिया है, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब पूछ रहा है इसका वेग पृथ्वी पर टकराते समय। आप जानते हैं v² बराबर u² प्लस 2gh वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों सर? क्योंकि एटलीस्ट वो नीचे आ रहा है पत्थर कुछ ऊपर देर चलते के बाद। तो यहां से v² का मान निकालेंगे तो -20 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का मान 10 होता है, इंटू h का मान 200 है। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 दूनी के 4 और 3 जीरो 4000, यानी 4400 v² बराबर आ गया। तो v बराबर कितना आएगा? v का मान कितना आएगा? अंडर रूट में 4400, और अंडर रूट में 4400 का मान कितना आता है बच्चों? पता करिए जल्दी से। अंडर रूट में 4400 का मान कितना आएगा? लगभग आता है कितना? v का मान आ जाएगा लगभग आपका 66.33। तो ये किसके समतुल्य वैल्यू है? 60 के। ठीक है, क्योंकि ज्यादा तो मानेंगे नहीं, क्योंकि 70 के भी अगर रहता तो अगर 69 कुछ रहता तब 70 मानते, बट ये तो 66 है। 66 है, इसका मतलब लगभग 4 की कमी है। 4 की कमी है तो 60 ही मानेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और बैटरी डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप का। 1 सेकेंड में थोड़ा सा चार्ज में लगा दूं इसको। ठीक है, समझ आया बच्चों? पहले ये बताइए आप मुझे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन को एंजॉय कर चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है भाई, और क्या कह रहा है जरा इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है। एक वस्तु एक समान चाल से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? तो एक चीज मैंने आपको बताया था गति चैप्टर में, थ्योरेटिकल चीज पढ़ाते समय, कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तो उसका त्वरण 0 होगा, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा। और जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो त्वरण 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। 4 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? जरा जल्दी से इसका आंसर भी बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। सर जी बता दीजिए u और v का मान कैसे पहचानेंगे? जब कहेगा कि कोई वस्तु जाके रुक जा रही है तो इसका मतलब समझ जाइए कि जब कोई वस्तु रुक रही है इसका मतलब अंतिम वेग है। और जब वो कहेगा कि इससे चलना, इतने वेग से चलना प्रारंभ कर रही है, तो उसका मतलब है कि u का मान है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए जरा कि एक पिंड जिसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और कह रहे हैं कि 8 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है, यानी शुरुआती वेग u का मान ही है 8 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पश्चात यानी t बराबर 4 सेकंड पे उसका वेग क्या होगा? यानी कि अब अंतिम वेग पूछ रहा है भाई। अब क्या पूछ रहा है बच्चों? अंतिम वेग पूछ रहा है। तो v बराबर u प्लस at वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि a का मान भी पता है, u का मान भी पता है, t का मान भी पता है। तो u का मान रखिए 8 प्लस
ए का मान रखिए 2 और गुणे टी का मान रखिए 4, 4 दूनी 8, 8 16। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगता है। गेंद के पृथ्वी की ओर अगर त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन बच्चों सिंपल हैं। इनफैक्ट अगर आप दिमाग लगाएंगे तो कोई भी चीज बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या है। एक भवन की छत से गेंद को गिराया जा रहा है। तो यहीं पे देखिए मैंने क्या कहा स्वाति, आप एक बार जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने ये कहा कि भवन की छत से गेंद को गिराया जा रहा है, इसका मतलब प्रारंभ में जब गिराया जाएगा तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। इतनी बात समझ आई। u का मान, हाँ, और t बराबर 3 सेकंड लगता है और a बराबर 10 सेकंड लगता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। तो भवन की ऊंचाई h का मान पूछ रहा है। बताइए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है भाई, गति का दूसरा समीकरण लगाइए, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h का मान आपको निकालना है, u का मान 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू g का मान कितना होता है 10, तो 10 हो गया। g का मान एक ही जगह पे g ही रखिए, और इंटू t का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 बचे 10, 9 बचे 45, 45 h बराबर 45 मीटर। कोई है? नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और थोड़ा संजीत की खिंचाई हो। संजीत, आप फ्री क्लासेस में जाके ये कह रहे थे कि आपकी पेड क्लास समय से नहीं होती, क्यों भाई संजीत? ये 3 बजे क्लास हो रही है क्या? ये पहले आप मुझे बताइए। गलत बात क्यों बोलते हैं बच्चा, है? बताइए कैसे काम चलेगा? आपकी क्लास एक तो एकदम समय पर लिया जाए और फिर भी आप कहते हैं क्लास नहीं ले। उन लोगों को आप अच्छा कहेंगे जो पैसे लेके आपको भाग जाए, पढ़ाएं ना और बकवास करते रहे दिन भर, उनको आप अच्छा कहेंगे। लेकिन जो आपकी क्लास को टाइम पर ले रहा है, जिम्मेदारी से ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, हैंड रिटन रिजल्ट बना के दे रहा है, क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व करना सिखा रहा है, ट्रिक्स बता रहा है, उनको आप कह रहे हैं कि सर समय पे क्लास नहीं चलती। वाह संजीत वाह। गौरी लंकेश, पुरस्कार से सम्मानित करने का मन कर रहा है आपको, बोलिए तो सम्मानित कर दिया जाए अभी क्लास में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए उसे किस वेग से हमें फेंकना होगा। किस वेग से अगर हम फेंकें तो वो पत्थर पृथ्वी के ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में। तो देखिए बच्चों, 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाना है, यानी 1000 मीटर की ऊंचाई तक जाके उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। भाई 1000 मीटर की ऊंचाई तक ही जाना है। जैसे मैं कहूं कि आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो स्कूल तक जाने के बाद आप रुक जाएंगे क्योंकि उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो इसलिए स्कूल तक जाने के बाद आपका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे आपका अंतिम वेग 0 हो गया, ठीक है। और h का मान कितना है, कितनी ऊंचाई पर? तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर। क्लियर बात। और g का मान बच्चों यहाँ पे ले लीजिए, आप ऊपर भेजते हैं, जब किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो g का मान माइनस में लेते हैं, और जब 10 ना दिया जाए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब आपको u का मान बता देना है कि किस वेग से उसको फेंकना होगा। तो आपको गति का तीसरा समीकरण बताया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v का मान रखिए 0 बराबर u स्क्वायर और माइनस 2 इंटू जी का मान 9.8, माइनस 9.8 है इसलिए प्लस माइनस माइनस कर दिया, और इंटू 1000।
अब आप इसमें u का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2 गुणे 98 गुणे 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 और उसके बाद 2 जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो 196 का वर्गमूल 14 होता है और 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, 140 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आती है केमिस्ट्री की। बच्चों केमिस्ट्री में एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का चैप्टर है, वैसे वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट इस नज़रिए से इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। उसको आपको बस तैयार कर लेना है। इसके थ्योरेटिकल पार्ट को जो देखेंगे ना, मैंने आपको जो लिंक दिया है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का, उसमें ये चैप्टर रासायनिक संयोग के नियम को अगर आप मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर देख लेंगे आपको पूरा चीज समझ आ जाएगा। बस प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं। कह रहा है कि धातु के 3 ऑक्साइड, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः 76.47, 71.78 और 51.68 है। ये आंकड़े किस अनुपात के नियम को प्रदर्शित करते हैं, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बच्चों। तो देखिए धातु के 3 ऑक्साइड की बात करेंगे जिसमें प्रत्येक में धातु की मात्रा इतना है, तो ये चीज गुणित अनुपात के नियम का पालन करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि स्थिर अनुपात में आधा 100 है और प्राउस्ट में आधा 100 है। तो प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न में से किन यौगिकों के द्वारा। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम किन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कौन कौन है, जल्दी बताइए। व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि किन, और ये 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड बताया था मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर में आपको, धुरंधर बैच वाला, और जो क्रैश कोर्स में भी दिया है प्लेलिस्ट उसमें देख लीजिएगा ये चैप्टर रासायनिक संयोग का नियम। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और जल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि किस नियम के द्वारा गुणित अनुपात की पुष्टि नहीं हो पाती। तो CO2 और H2CO3 बिल्कुल सही बताया है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके द्वारा जो है वो गुणित अनुपात की पुष्टि नहीं हो पाती, क्योंकि गुणित अनुपात में यही कहा जाता है कि जब 2 तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तब तत्व के समान द्रव्यमान को संयोग करने वाले तथा दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से संयोग करने वाले यौगिकों का एक सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम और 32 ग्राम से संयोग कर रही है। तो इसलिए ये भी गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है, ये भी और ये भी, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन तथा ऑक्सीजन के 2 यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यदि कार्बन का परमाणु भार 12 है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है सिंपल गुणित अनुपात का। गुणित अनुपात जब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया जाए तो सीधे गुणित अनुपात टिक करिएगा।
ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? बच्चों एक बहुत शानदार मैंने ट्रिक बताया है, गुड़िया बड़ी हो गई। गुड़िया बड़ी हो गई, ठीक है। और उसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन किया है कि किस वैज्ञानिक ने किस नियम को दिया। स्थिर अनुपात का तो आप जान जाएंगे कि प्राउस्ट ने दिया, और गुणित अनुपात का तो देखिए गू से गुणित अनुपात और डी से डाल्टन। तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने गुणित अनुपात का नियम दिया, और ब से हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और री से हो जाएगा रिक्टर। इस तरीके से गुड़िया बड़ी हो गई, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को आप याद रखेंगे बच्चों। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। एज सिंपल इज दैट, जहां देख लीजिए मार दीजिए गुणित अनुपात। आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से बताइए आंसर। जितनी जल्दी आंसर बताएंगे उतना ही जल्दी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और आज भी बच्चों हमने काफी सारे क्वेश्चंस को तेजी में सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया, तो ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। गैल्यूशैक ने आयतनों का नियम प्रतिपादित किया। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के दो ऑक्साइड, कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है जिनमें 42.8 डिग्री और 27.27 डिग्री कार्बन है। उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो कार्बन के दो यौगिकों का उदाहरण कौन होता है बच्चों? आप मुझे जरा जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। मैंने कहा था ना गुणित होगा, गुणित जब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन के दो यौगिकों की बात हुई, गुणित मारिएगा सीधे आंसर। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। और देखिए ये जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्रैश कोर्स जितना भी दिन चल रहा है उसको अगर आपने फॉलो कर लिया, यकीन मानिए स्टूडेंट्स तहलका मचा के आप रख देंगे और बहुत मजेदार तरीके से चीजों को हल कर देंगे। तो इसलिए रोजाना आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को तेज बनाते रहिए, ताकि आप किसी भी हालत में पीछे ना रहें, किसी भी हालत में किसी से डरे नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ढेर सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। जैसे क्वेश्चन मैं गिन के बता दूं आपको, तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 4 क्वेश्चन, 2 6 क्वेश्चन, 6 3 9, 9 2 11, 12, 12 2 14, 15, 15 के बाद से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी लगभग 28-30 क्वेश्चन हमने आज किया, और मैथमेटिक्स के कुछ ज़्यादा प्रश्न को किया। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नई रणनीति के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।